नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिखवाल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ईश्वर से इस कोरोना के विकट और महामारी के दौर में ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के, इष्ट मित्रों के, शुभ चिंतकों के सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और अब मैं आता हूं अपने विषय पर। तो मित्रों, मैं यहां पर आता हूं आपसे हिंदी विषय पर चर्चा करने के लिए। और हिंदी विषय में जो हमारा अध्याय था संधि, उस संधि में अभी हम चर्चा कर रहे हैं व्यंजन संधि के बारे में। जो संधि चल रही है वो संधि कौन सी है? जैसा कि आप जानते हैं, संधि चल रही है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में अब तक हमने 11 नियमों पर चर्चा कर ली है। कितने नियमों पर? 11 नियमों पर। जो विद्यार्थी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले के जो बनाए हुए वीडियोस हैं वो भी एक बार ज़रूर देख लें, जिससे व्यंजन संधि, स्वर संधि अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। और मित्रों, आज यहाँ पर हम बात करते हैं व्यंजन संधि के 12वें नियम के बारे में। तो व्यंजन संधि का 12वां नियम क्या कहता है? नियम 12। मित्रों, यह नियम यह कहेगा कि त के बाद में, त के बाद यदि ल हो तो त का भी ल हो जाता है। त का भी क्या हो जाता है? ल हो जाता है। तो ये कैसे होता है, इसे देखने के लिए मित्रों हम क्या करते हैं? सूत्र लिखा करते हैं। तो अब हम इसको सूत्र में लिख लेते हैं। सूत्र से क्या होता है? जो चीज़ें परिभाषाओं के इस शब्द जाल से समझ में नहीं आती है वो चीज़ें सूत्र के जरिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही संक्षेप में समझ में आ जाती है। तो मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? त होना चाहिए। और त के बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर पद का या दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? ल होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि जो त है, इस त का रूपांतरण किस में कर देना है? ल में कर देना है। यानी ये जो त है, ये त किस में बदल जाएगा? ल में बदल जाएगा। और दोनों वर्णों को, यानी कि इस त का जो ल होगा वो आधा ल होगा, बाद वाला वर्ण जो होगा वो जैसा है वैसा का वैसा होगा। तो कुल मिला के ये जो ल है वो द्वित्व के रूप में ल करके लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से इसके उदाहरण भी बनेंगे। उदाहरण कैसे बनेंगे मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही जाना पहचाना एक शब्द लिखा है, आप भी उस शब्द से भली भांति परिचित हैं। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है उत प्लस लेख। शब्द क्या लिखा है? उत प्लस लेख। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत में अंतिम वर्ण क्या है? त है। लेख में प्रथम वर्ण क्या है? ल है। और त और ल जुड़कर क्या बन जाएगा? आपको मालूम होना चाहिए, त का रूपांतरण ल में हो जाएगा और बाद वाला जो ल जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो इस प्रकार जुड़कर के जो संयुक्त रूप बनेगा वो रूप क्या बनेगा? वो रूप बन जाएगा उल्लेख। क्या रूप हो जाएगा? उल्लेख। तो इस प्रकार से उत प्लस लेख की संधि आप क्या करोगे? उल्लेख के रूप में करोगे। इसी प्रकार जो अन्य उदाहरण हैं वो मैं आपके सामने और रख रहा हूं। आप उन उदाहरणों को देखें, सोल्व करने का प्रयास करें। मैंने यहाँ पर लिख दिया है उत प्लस लिखित, उत प्लस लंघन, सत प्लस लेख, भगवत प्लस लीला। और इसके अलावा और भी शब्द मिल जाएंगे आपको। पथ प्लस लव, वत प्लस लरी, वत प्लस लभ, कत प्लस लोल, चित्त प्लस लाना। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द हैं। इन सभी शब्दों का क्या करना है आपको? इन सभी शब्दों की संधि करनी है। एक शब्द और लिख देता हूं मैं, महत प्लस लाभ।
और इन सभी शब्दों की संधि जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको क्या करना है, जहाँ कहीं पर भी पदांत त है प्रथम पद का, उस त के स्थान पर आपको क्या कर देना है, ल कर देना है, और बाद वाला शब्द जो जैसा है उसे यथावत रखना है, और इसी के द्वारा आप इन सभी शब्दों की संधि करनी है। तो त के स्थान पर जो प्रथम पद का जो अंतिम त है, उस त के स्थान पर आधा ल करते जाइएगा। उत प्लस लिखित है तो इसका संयुक्त रूप क्या हो जाएगा, उल्लिखित। क्या रूप हो जाएगा, उल्लिखित। इसी प्रकार से उत प्लस लंघन का रूप क्या हो जाएगा, तो मित्रों इसका रूप हो जाएगा उल्लंघन। क्या रूप हो जाएगा, उल्लंघन। इसी प्रकार उत प्लस लेख का रूप क्या हो जाए, सत प्लस लेख का रूप क्या हो जाएगा, सल्लेख। शब्द क्या बन जाएगा इसका, सल्लेख। इसी प्रकार से भगवत प्लस लीला का रूप क्या हो जाएगा, भगवल लीला। क्या रूप हो जाएगा, भगवल लीला। तो इस प्रकार से भगवत प्लस लीला का रूप हो जाएगा। अब आप जानते हैं आगे शब्द क्या है, पत प्लस लव, तो संधि करेंगे तो इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा पल्लव। इसी प्रकार वत्त प्लस लरी का रूप क्या हो जाएगा, वल्लरी। वल्लरी बेल का पर्यायवाची होता है। वत्त प्लस लब का क्या हो जाएगा, इसका शब्द हो जाएगा वल्लभ। स्वामी, ईश्वर, पति, इसका पर्यायवाची होता है वल्लभ। कत प्लस लोल का क्या हो जाता है, तो इसका रूप बन जाएगा कल्लोल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पक्षियों का चहचहाना। पक्षियों की चहचहाट को क्या बोलते हैं, कल्लोल बोलते हैं। तो कत प्लस लोल का जो रूप है वो क्या हो जाएगा, कल्लोल। और इसी प्रकार से चित्त प्लस लाना का रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा चिल्लाना। और इसके बाद में महत प्लस लाभ का रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा महल लाभ। क्या रूप हो जाएगा, महल लाभ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि त के बाद यदि ल हो तो त का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। मित्रों मैं आपको ज़्यादा उदाहरण इसलिए देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों पर आपका अभ्यास हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि परीक्षा में हमारे द्वारा सीखे गए साधारण रूप से एक दो उदाहरणों के द्वारा सीखे गए समझे गए नियम काम नहीं आते हैं। परीक्षा में काम आते हैं तो हमारे द्वारा प्रैक्टिस किए गए एग्जाम्पल कितने हैं, उदाहरण कितने हैं, वो काम आते हैं। और इसीलिए मैं आपको ज़्यादा मात्रा में जो उदाहरण है वो लिखवा देता हूँ, खासकर ऑनलाइन पर पढ़ाई को लेकर के। और विद्यार्थियों के सामने एक और अच्छी खासी समस्या ये आ जाती है कि उन्हें उदाहरण जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो मित्रों मैं आपको विश्वस्त कर देता हूँ कि मेरी क्लास में आपको ऑफलाइन की क्लास में जिस टाइप से उदाहरण मिलते हैं उसी प्रकार से पर्याप्त रूप से मैं आपको उदाहरण देता रहूँगा। लिखने के लिए आप वीडियो को स्थान स्थान पर पॉज करते हुए, रोकते हुए आप उन उदाहरणों को साथ में नोट डाउन करते जाइएगा, समझते जाइएगा। और उनका रूप क्या होता है पहले आप खुद बनाइएगा और उसके बाद में जो मैं रूप बनाता हूँ उनसे मिला करके, और यदि कोई गलती रह गई हो तो उसको सुधार लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसी व्यंजन संधि के आगे 13वें नियम के बारे में। तो क्या कहता है 13वां नियम, तो ध्यान देते हैं 13वें नियम पर। मित्रों आ जाइए 13वें नियम पर। नियम संख्या 13। ये नियम कहता है कि त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध में रूपांतरण हो जाता है। ये नियम क्या कहता है, देखो मित्रों पहले क्या होना चाहिए, त होना चाहिए। तो त के बाद यदि क्या हो, ह हो तो क्या हो जाता है, त का द तथा जो ह है इस ह का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है, ह का ध हो जाता है, ह का ध हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस नियम में दोनों पक्षों में परिवर्तन होगा, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो त है वो त किस में बदलेगा, वो त द में बदलेगा। और उसके बाद में जो ह है इस ह का रूपांतरण भी किस में हो जाएगा, ह का रूपांतरण ध के रूप में हो जाएगा। तो इस चीज़ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, हम इसका एक सूत्र लिख लेते हैं जिससे कि ये चीज़ अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। तो सूत्र इसका क्या बन जाता है, आप इसका लिखिए सूत्र ये कहता है नियम के अनुसार पहले क्या होना चाहिए,
त होना चाहिए और त के बाद क्या होना चाहिए, त के बाद ह होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये जो त है इस त को आप किस में बदल दोगे, त को आप द में बदल दोगे। त हलंत है इसलिए द भी क्या होगा, हलंत ही होगा। लेकिन बाद में जो ये ह है इस ह का भी आपको रूपांतरण करना होगा। ह का रूपांतरण किस में हो जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं ह का रूपांतरण ध के रूप में हो जाएगा। और इन दोनों को मिला करके जो हमारे सामने रूप बनेगा वो रूप कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन में हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसको इस प्रकार से नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको द हलंत रखना है और ध को पूरा रखना है और इसी प्रकार से इसको यहाँ पर लिखना है। हालांकि भाषा में हम इनको संयुक्त व्यंजन के रूप में कई बार लिख देते हैं, लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब बात शब्द शुद्धि की आती है तो शब्द शुद्धि में ये ध गलत हो जाता है और यही ध जो है वो सही होता है। वर्णों को पृथक करके लिखा हुआ ही सही है, इसलिए हम भी वही पढ़ें जो सही हो। बात केवल संधि की नहीं है कि संधि के साथ साथ जो एक शब्द शुद्धि वाला जो भाग है वो भी हमारा इसी के साथ में ही क्लियर हो जाना चाहिए काफ़ी हद तक। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो इसके उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे, आप जरा उदाहरणों पर एक बार ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है उत प्लस हार। शब्द क्या लिख दिया है, उत प्लस हार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, पहले क्या है, त है और त के बाद क्या है, ह है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो त है इस त को किस में बदलना है, इस त को आपको बदल देना है द में। त को किस में बदल देना है, द में। और ह को किस में बदल देना है, ह को बदल देना है ध में। ध्यान रखना, ह के साथ यदि कोई मात्रा जुड़ी हुई होगी तो वो मात्रा यथावत रहेगी, उस मात्रा में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आ की मात्रा के साथ ये पूरा क्या बना हुआ है, धा बना हुआ है, हा बना हुआ है, तो इसका रूपांतरण भी धा के रूप में हो जाएगा। तो अब आप देखिए, त को आपने द में बदल दिया, हा को आपने धा में बदल दिया, आगे पीछे जो जैसा है वो वैसा रहा और इस प्रकार से शब्द क्या बन गया, उद्धार शब्द बन गया, जो कि व्याकरणिक रूप से भी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से क्या है, सही है, सटीक है। इस बात को लेकर विश्वस्त हो जाना है। तो इसी प्रकार आपको बाकी के जो उदाहरण हैं उनके रूप बनाना है। अब हम बात करते हैं जो बाकी के अन्य उदाहरण हैं उनके बारे में। प्रैक्टिस करते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा मित्रों, अभ्यास के बिना कुछ नहीं है। बराबर अभ्यास कीजिएगा आप शब्दों पर। मैं यहाँ पर कुछ शब्द आपके लिए और लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया है तो जैसा कि मैंने आपके लिए कुछ और यहाँ पर शब्द रख दिए हैं, जैसे मैंने शब्द लिख दिया है उत प्लस हरण, उत प्लस हव, उत प्लस रित, तत् प्लस हति, तत् प्लस हित, और इसका शब्द बन जाएगा पत प्लस हति, महत प्लस हर्ष, महत प्लस हानि। तो इस प्रकार से ये कुछ और शब्द बन जाते हैं। शब्दों को जोड़ना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिना किसी घबराहट के आप इन शब्दों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने शब्द लिखा है उत प्लस हरण, तो कुछ नहीं करना है मित्रों, इन सभी जगह पर जहाँ जहाँ त है इस त को आपको किस में बदल देना है, द में बदल देना है। और जो बाद में ह है इस ह को किस में बदल देना है, ह को ध में बदल देना है। और बाकी आगे पीछे का जो रूप है वो यथावत रहेगा। ह के साथ जो जुड़ा हुआ स्वर है उसकी मात्राएं भी यथावत रहेगी, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम बात करते हैं इनके रूप बनाने की। तो उत प्लस हरण का रूप आपने क्या बनाया होगा, इसका रूप बन जाएगा उद्धरण। इसका रूप क्या बन जाएगा, उद्धरण। इसी प्रकार से उत प्लस हव का रूप क्या हो जाएगा, तो मित्रों उत प्लस हव का रूप हो जाएगा उद्धव। त का द हो जाएगा, ह का ध हो जाएगा, वह यथावत रहेगा, शब्द क्या हो जाएगा, उद्धव। इसी के साथ एक शब्द आया है उत प्लस रित। अब आपकी समस्या ये है
कि इस ह के साथ में जो री की मात्रा आई है इसको हम कैसे करेंगे। तो मित्रों सीधी सी बात है, बहुत ही आसान बात है। ह को आपको ध में बदलना है और साथ में जो री की मात्रा है वो मात्रा यथावत लगा करके और क्या बना देना है, धी बना देना है। बहुत ही आसान है। शब्द क्या बन जाएगा, उत प्लस हृत का उद्धृत रूप बन जाएगा। क्या रूप बन जाएगा, उद्धृत। इसी प्रकार शब्द आया है तत् प्लस हित, तो इसका रूप क्या हो जाएगा, तद्धित। इसका रूप क्या हो जाएगा, तद्धित। त का द हो गया और हित का क्या हो जाएगा, धित हो जाएगा। तो इस प्रकार से पत प्लस हथि का रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा पद्धति। इसका रूप क्या हो जाएगा, पद्धति। इसी प्रकार महत प्लस हर्ष का रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा महद्धर्ष। महद्धर्ष। महत प्लस हानि का रूप क्या हो जाएगा, तो वैसे ही जैसे आपने त का द किया था, ह का ध किया था, आ की मात्रा लगा करके सब लिख दिया महधानी। तो इस प्रकार से ऐसा कैसा एक शब्द और बन जाता है, कभी कभी परीक्षाओं में भी देखने को मिलता है, उद्धर्ष। शब्द क्या है, उद्धर्ष। शब्द हो जाएगा आपके उत प्लस हर्ष। संधि रूप क्या हो जाएगा इसका, संधि रूप हो जाएगा इसका उत प्लस हर्ष। तो अब आप जानते हैं उत प्लस हर्ष का रूप क्या हो जाएगा। तो मित्रों उत प्लस हर्ष का रूप क्या हो जाएगा, उद्धर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्धर्ष। त का द हो जाएगा, ह का ध और श यथावत। शब्दों के अर्थ की अगर हम बात करें तो उत प्लस हर्ष से जो रूप बनता है उद्धर्ष, या जो शब्द बनता है उद्धव। उद्धर्ष और उद्धव इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है त्योहार, उत्सव। त्योहार या उत्सव के पर्यायवाची हैं उद्धव और उद्धर्ष। तो इस प्रकार से उद्धृत और उद्धरण इन दोनों का एक ही अर्थ होता है अवतरित, उतारा हुआ, लिखा हुआ। यानी कहीं अन्यत्र से कोई संदर्भ लेकर के और कहीं अन्यत्र पर प्रस्तुत करना उद्धरण कहलाता है या उद्धृत कहलाता है। तो इस प्रकार से शब्दों के अर्थ को भी आप समझते जाइएगा। आशा करता हूं कि व्यंजन संधि का जो ये 13वां नियम है ये निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा। उदाहरण जो मैंने लिखे हैं निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन उदाहरणों को लिख करके रखें, इन उदाहरणों पर बार बार अभ्यास करें। परीक्षाओं में जो उदाहरण पूछे जाते हैं सामान्यतः वो उदाहरण यही होते हैं। तो विशेष रूप से आप इन उदाहरणों पर अभ्यास कर लें। अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के अगले यानी 14वें नियम के बारे में। वो हो जाएगा नियम 14। और ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि क के बाद यदि ह हो तो क का ग तथा ह का घ हो जाता है। ह का क्या हो जाता है, घ हो जाता है। ह का घ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि क को किस में बदलना है, ग में बदलना है, और ह को किस में बदलना है, घ में बदलना है। उदाहरण का जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो मित्रों आप देख रहे हो सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में क होना चाहिए। और इस क के बाद क्या होना चाहिए, क के बाद आप देख रहे हैं ह होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क है इस क को बदलेंगे और क को किस में बदल देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। यानी कि क को जो हलंत है इसको हम आधे ग में बदल देंगे। लेकिन बात यहाँ तक समाप्त नहीं होती है। आगे देखिए जो ह है इस ह में भी एक परिवर्तन हो रहा है और ह को हम किस में बदल देंगे, ह को हम घ में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, घ में। तो इस प्रकार क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा और ह का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। और दोनों को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो ये घ कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें आधा ग और पूरा घ होगा। तो इस प्रकार से हमें इन उदाहरणों को सॉल्व करना है। उदाहरण मैं यहाँ पर आपके समक्ष लिख देता हूँ कुछ उदाहरण जो कि बहुधा परीक्षाओं में आते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। अब मित्रों अब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले क्या आया है,
क आया है, सबसे पहले क्या है, वाक्य में क्या है, क है, और उसके बाद क्या है, ह है। अब आपको क्या करना है, क को किस में बदलना है, आप सूत्र में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से क को किस में बदला गया है, ग में बदला गया है। यानी क के स्थान पर आप क्या कर दीजिएगा, ग आधा कर दीजिएगा, और ह के स्थान पर आप क्या कर दोगे, आप देख सकते हैं सूत्र में ह को घ में बदला गया है, तो हरी का घरी हो जाएगा। और इस प्रकार जब आप इस पूरे शब्द खंड को जोड़ोगे तो रूप क्या हो जाएगा, वाग्घरी। रूप क्या हो जाएगा, वाग्घरी। तो इस प्रकार वाग प्लस हरि की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। इसी प्रकार से आपको जो बाकी अन्य उदाहरण हैं उन उदाहरणों को सॉल्व करना है। मैं आपको और बहुत से उदाहरण दे रहा हूं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है वाक प्लस रित। शब्द क्या लिख दिया है, वाक प्लस रित, वाक प्लस हनन, दिक प्लस हंता, प्राक प्लस हर्ष, प्राक प्लस हंता। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्राक प्लस हनन, दिक प्लस रित। तो इस प्रकार के ये कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अभ्यास करें इन उदाहरणों पर और जोड़ते रहें इन उदाहरणों को, क्योंकि अभ्यास जितना अच्छा होगा परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके लिए उतना ही आसान होगा। हम बात करते हैं इन शब्दों को वापस जोड़ने की। तो मित्रों, वाक प्लस रित में आप क को किस में बदल दोगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप क को बदल दोगे ग में, और ह को किस में बदल दोगे, ह को बदल दोगे घ में, और ह के साथ मात्रा री की लगी हुई है, मात्रा आप यथावत लगा दोगे। पीछे क्या बचा है, त बचा है, त को साथ में लिख करके आप शब्द क्या बना दोगे, वाग्घृत। इसी प्रकार वाक प्लस हनन बहुत ही आसान शब्द हो जाता है अब आपके लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। शब्द क्या हो जाएगा, वाग्घनन। शब्द क्या हो जाएगा, वाग्घनन। इसी प्रकार दिक् प्लस हंता से रूप क्या हो जाएगा, तो दिक् प्लस हंता से रूप हो जाएगा दिग्घंता। क्या रूप हो जाएगा, दिग्घंता। इसी प्रकार प्राक प्लस हर्ष जो लिखा हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, प्राक में क का ग हो जाएगा, ह का घ हो जाएगा, और बचा हुआ जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा आकर शब्द क्या हो जाएगा, प्राकघर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार आगे शब्द है प्राक प्लस हंता, तो रूप क्या हो जाएगा, प्राघंता। प्राक प्लस हनन से रूप क्या हो जाएगा, प्राघनन। और दिक् प्लस हृत से रूप क्या हो जाएगा, दिग्घृत। तो इस प्रकार से ये जो 14वां नियम है व्यंजन संधि का, निश्चित रूप से ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के अगले सूत्र के बारे में, अगले नियम के बारे में। तो मित्रों, अगला जो नियम है व्यंजन संधि का 15वां नियम आ जाता है। ये कौन सा नियम, 15वां। तो नियम संख्या 15 क्या कहती है, आप इस नियम को भी एक बार बड़े गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हम बात कर रहे हैं 15वें नियम के बारे में। 15वां नियम ये कहता है कि ध अथवा भ के बाद, ध अथवा भ के बाद यदि ध हो, फिर से क्या आ जाए, ध आ जाए, ध हो, तो प्रथम पदांत, प्रथम पदांत ध अथवा भ का, प्रथम पदांत ध अथवा भ का क्या हो जाता है, द अथवा ब हो जाता है। दो प्रकार के वर्ण प्लस से पहले आए हुए होंगे और एक प्रकार का वर्ण प्लस के बाद में आया हुआ होगा, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में दो में से कोई एक वर्ण आएगा। हम बात करते हैं कौन कौन से है वो वर्ण। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सूत्र, और सूत्र में आपको क्या बताया गया है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ध होना चाहिए, या फिर आपके पास दूसरा विकल्प क्या है, भ होना चाहिए।
तो ध या भ में से कोई एक वर्ण पहले होना चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए, ध होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ध लिख दिया है। तो क्या करना है कि अब ये जो ध या भ है, इस ध या भ को हमें किस में बदलना है। अगर ध है तो ये अपने ही क्रम के तीसरे वर्ण में चला जाएगा, तो ध का तीसरा क्रम क्या हो जाएगा, द। और इसी प्रकार भ का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये जो ध या भ है ये किस में बदल जाते हैं, द या ब में बदल जाते हैं। उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वो वर्ण जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके जो उदाहरण है वो किस प्रकार से बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है, मैंने यहाँ शब्द लिखा है युद्ध प्लस ध। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर स्थिति जो आई है वो ध के बाद में ध की स्थिति आई है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ध है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या है, ध है। और इन दोनों के मध्य हमें क्या करनी है, इन दोनों के मध्य हमें करनी है संधि। तो क्या हो जाएगा, जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ध है, इस ध के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस ध के स्थान पर द हो जाएगा। बाद वाला जो ध है वो यथावत रहेगा। तो इस प्रकार यू यथावत रहेगा, ध के बाद में ध होने के कारण प्रथम पद का जो ध है उसके स्थान पर द हो जाएगा, और बाद वाला जो वर्ण है वो वैसा का वैसा रहेगा, शब्द वैसा का वैसा रहेगा। इस प्रकार युद्ध प्लस ध का रूप क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको भी बाकी के जो शब्द मैं दे रहा हूँ इसी तरीके से उन सबको सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पर फिर से बात करोगे कि द के साथ में ध को लिख सकते हैं, तो क्या यह गलत है। मित्रों, भाषा की दृष्टि से मैं आपको फिर से बता दूं, ये कोई गलत नहीं है। हम युद्ध को इस प्रकार से लिखते आए हैं और लिखते रहेंगे, ये शब्द बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात शब्द शुद्धि की आती है तो ये रूप गलत हो जाता है। शब्द शुद्धि में इसका यही जो रूप है वो शुद्ध माना जाएगा, इसलिए आपको इसी शब्द पर विशेष ध्यान देना है और यही आपको ध्यान में रखना है, सीखना है। हम बात करते हैं बाकी के दूसरे उदाहरणों के बारे में। बाकी के जो दूसरे उदाहरण हैं वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने शब्द यहाँ लिख दिया शुद्ध प्लस ध, रुद्ध प्लस ध, बुध प्लस ध, बुध प्लस धी। तो इस प्रकार के ये कुछ हमने उदाहरण लिखे हैं। जिस इन सभी उदाहरणों में आप देखोगे कि ध के बाद में फिर से ध ही आ रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रथम पदांत जो ध है इस ध के स्थान पर आपको क्या कर देना है, द कर देना है। क्या कर देना है, ध के स्थान पर ये जो ध है इस ध के स्थान पर आपको क्या कर देना है, द कर देना है, और बाकी जो शब्द है वो यथावत रहेगा। जैसे हम बात करते हैं बुध प्लस धी की, तो बुध प्लस धी में आप देखिए कि द को आधा करने में खड़ी मात्रा को हटाना नहीं पड़ता है, खड़ी मात्रा नहीं हटती है, इसलिए उत्तर पद में जो ई की मात्रा आई हुई है इस मात्रा से ये शब्द बाहर ही रहेगा और इसका यही रूप शुद्ध माना जाएगा, बुद्धि। इसको इसी प्रकार से लिखें। बाकी के जो शब्द हैं हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भ के बाद जो ध है इनके उदाहरणों के एक बार दर्शन करवा देते हैं, कैसे होते हैं इसके उदाहरण। तो जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है आरभ प्लस ध। अब आप यहाँ पर देखोगे कि पहले क्या आ गया है, भ आ गया है, और भ के बाद में क्या आ गया है, भ के बाद में आप देखते हैं कि ध आ गया है। तो सबसे पहले अब आप ध्यान किस पे दोगे कि भ का रूपांतरण किस में करोगे, भ को आप ब में बदल दोगे, बाद वाला जो वर्ण जैसा है वैसा का वैसा रखोगे। तो इस प्रकार आरभ प्लस ध को जब आप जोड़ोगे, आ यथावत रहेगा, र यथावत रहेगा, भ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ब, और बाद में आया हुआ ध साथ में आ जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, आरब्ध हो जाएगा। और इसी प्रकार से अब यदि हम दूसरे उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाते हैं, आप उदाहरणों पर एक बार फिर से ध्यान दें और उदाहरणों पर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पढ़ाई में निखार तभी आ सकती है, निखार आ सकता है। हम बात करते हैं दूसरे शब्दों की। तो शब्द मैंने लिख दिया क्षुभ प्लस ध, लुभ प्लस धक, लभ प्लस धी। तो इस प्रकार के कुछ शब्द हो जाते हैं। अब इन शब्दों का आप सॉल्व कैसे करोगे, तो बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया है,
बहुत आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हो। सब जगह जो भ है, इस भ के स्थान पर आपको क्या करना है, ब करना है, और बाकी आगे पीछे का जो भी भाग है वो यथावत रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्षुभ प्लस ध का रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा क्षुब्ध। आप देखते हैं यहाँ पर हमने भ को किस में बदल दिया है, ब में बदल दिया है, और बाद वाला जो शब्द खंड है वो यथावत रहा है। लुभ प्लस धक का क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा लुब्धक। क्या रूप हो जाएगा, लुब्धक। लुब्धक का अर्थ क्या होता है, लालची होता है। और लभ प्लस धी का क्या हो जाता है, लब्धि, जिसका अर्थ क्या होता है, प्राप्ति। और इसी के आगे उपसर्ग लग गया तो शब्द बन जाता है उपलब्धि। उपसर्ग के साथ लब धातु के साथ धी प्रत्येक के योग से ही बना हुआ शब्द क्या है, उपलब्धि है। यहाँ पर हमने लब प्लस धी लिखा है, तो आप इसका जो अर्थ है वो क्या लिखोगे, लब्धि, इसका अर्थ लिख दोगे। तो इस प्रकार ये जो 15वां नियम है वो 15वां नियम हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आगे नियमों के बारे में। तो मित्रों, इसका आगे जो नियम है वो हो जाता है नियम 16वां। 16वें नियम के बारे में अब हम बात करते हैं। सोलहवां नियम, ये नियम क्या कहता है, तो ये नियम आपको कहता है मित्रों कि ई, उ, री, र, श और ण के बाद यदि स, त, थ न हो तो क्रमशः श, ट, ठ, ण हो जाता है। और ये परिवर्तन किसमें होता है, ये परिवर्तन होता है बाद वाले वर्णों में। किसमें होता है, बाद वाले वर्णों में। मित्रों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अब तक हमने जो नियम पढ़े थे व्यंजन संधि में, उन सभी नियमों में क्या होता था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन्हीं के मध्य हम क्या करते थे, संधि करते थे। लेकिन हम कहेंगे कि इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये नियम इसका एक अपवाद हो जाता है। इसमें जो ये प्लस के पहले दिए हुए वर्ण हैं, अब प्लस से पहले कौन कौन से वर्ण दिए हुए हैं एक बार आप उन पर भी नज़र डाल लीजिएगा। प्लस से पहले दिए हुए वर्ण हैं ई, उ, री, र, श, ण। इनमें से कोई भी वर्ण हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ई, उ, री, र, श और ण। और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में दिए हुए वर्ण कौन से हैं, तो ये वर्ण आपको मिल जाएंगे स, त, थ, न। क्या मिल जाएंगे, स, त, थ, न। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रथम पद के वर्णों में ई, उ, री, र, श, ण, ये जो वर्ण लिखे हुए हैं ये अंत में आए, कोई ज़रूरी नहीं है मित्रों। यहाँ पर ये जो वर्ण हैं जो प्लस से पहले के दिए हुए हैं, ये वर्ण किसी शब्द के शुरू में, मध्य में, अंत में कहीं पर भी आ सकते हैं। और प्लस के बाद में जो वर्ण दिए गए हैं ये वर्ण भी किसी शब्द के शुरू में, मध्य में, अंत में कहीं पर भी आ सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर भी ये वर्ण आएंगे, प्रथम आवर्ती में जब ये वर्ण होंगे तो प्रथम आवर्ती में इनका परिवर्तन हो जाता है। प्रथम आवर्ती का मतलब ये होता है कि पहली बार इनमें से जो वर्ण नज़र आएगा वो वर्ण बदलेगा। उसके बाद में यदि कोई इनमें से दूसरा वर्ण आता है तो सामान्यतः उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कुछ एक अपवाद ही होते हैं जहाँ पर द्वितीय आवर्ती में भी कुछ वर्णों में परिवर्तन होता है। मैं जो अपवाद है वो भी आपको अलग से लिखवाऊंगा। अब हम बात करते हैं इस नियम में होगा क्या। तो इस नियम में होगा ये कि इनमें से किसी भी वर्ण के बाद में जो आपको दिए हुए हैं प्लस से पहले ई, उ, री, तीन स्वर और र, श, ण, ये तीन व्यंजन, इनमें से किसी के भी बाद में स, त, थ, न में से कोई भी वर्ण हुआ तो स का श हो जाएगा, त का ट हो जाएगा, थ का ठ हो जाएगा और न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। यानी ये जो दंत्य वर्ण हैं, इन दंत्य वर्णों का रूपांतरण किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य वर्णों में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य वर्णों में इनका रूपांतरण हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। उदाहरण इसके कैसे बनेंगे, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से एक बार शुरुआत करता हूं ताकि
आप इनके स्तर को समझते रहें। मित्रों, उदाहरण इसके काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगे, नियम थोड़ा सा बड़ा होगा ये। इसके उदाहरण भी आपको पिछली परीक्षाओं के पेपर यदि आप ध्यान से एक बार देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि इनमें से बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो पिछली परीक्षाओं में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। इसलिए ये नियम थोड़ा अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। विशिष्ट इस नज़रिए से भी है कि ये व्यंजन संधि की परंपरागत जो एक थ्योरी दी हुई है उससे ये थोड़ा हट करके चलता है, अलग चलता है। आप इसके उदाहरणों पर एक बार ध्यान दीजिएगा, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है र प्लस न। अब आप देखोगे कि पहले क्या आ गया, प्रथम पद में र आ गया, ये र आप देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद में क्या आ गया, न आ गया, जो कि आप देखते हैं यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, न को किस में बदलना है, न को ण में बदल देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रण। इसी प्रकार से मैं एक स्वर का भी उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मैंने शब्द लिख दिया री प्लस न। अब आप जानते हैं कि री भी यहाँ पर आया हुआ है और उसके बाद में न है, तो यहाँ पर री के प्रथम आ जाने के कारण न का रूपांतरण किस में हो जाएगा, ण में हो जाएगा। तो री प्लस न की संधि क्या हो जाएगी, ऋण हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़े शब्दों की ओर ले चलता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्र प्लस नाम। अब आप देखोगे कि प्र में तो ई उ रे र ष में से कोई वर्ण स्पष्ट रूप से नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मित्रों, आपका सोचना कुछ हद तक सही भी है, स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप जब शब्द का थोड़ा सा विश्लेषण करोगे तो ये जो प्र है, इस प में आपको क्या नज़र आ जाएगा, र नज़र आ जाएगा। क्या नज़र आ जाएगा, र। और इसी र के कारण, प्र में जो र आया है, इसी र के कारण ये जो न आया है प्रथम आवर्ती में है अभी तक, तो प्रथम आवर्ती के आए हुए न का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो प्र यथावत रहेगा, न का न होकर आ की मात्रा लगकर और शब्द क्या बन जाएगा, प्रणाम शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार आशा करता हूँ अब आप इस सूत्र को कुछ हद तक समझ चुके होंगे। मैं आगे कुछ आपको शब्द दे रहा हूँ, उन शब्दों पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और आप सीखेंगे, समझेंगे निश्चित रूप से। प्र प्लस नति, प्र प्लस मान। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शब्द के अंत में भी अगर ये वर्ण आ जाए तो इनमें परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप देखिए कि प्र में र है, लेकिन जो न है वो अंतिम वर्ण के रूप में आया है, तो फिर भी यहाँ पर घबराना नहीं है, न का रूपांतरण ण के रूप में कर देना है। तो प्र प्लस मान का रूप क्या हो जाएगा, प्रमाण रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रमाण, न का न हो जाएगा। इसी प्रकार और शब्द मैं लिख देता हूँ, परि प्लस नाम, परि प्लस नय, परि प्लस नीत, परि प्लस मान, और इसका शब्द हो जाएगा अनु प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थान, सु प्लस सेन, दुष प्लस न, और इसके बाद में इसके शब्द हो जाएंगे सु प्लस स्मित। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द इसके बन जाते हैं। आप इन शब्दों को एक बार देखिएगा, एक बार हम भी इनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी जो समस्या है वो समस्या ना रहे, उसका समाधान हो जाए। प्र प्लस नति का आपने क्या लिखा होगा, निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ आपने सही लिखा होगा, प्रणति। प्र प्लस मान का आपने क्या लिखा होगा, प्रमाण। परि प्लस नाम का आपने क्या लिखा होगा, परिणाम। इसी प्रकार परि प्लस नय का परिणय। इसी प्रकार परि प्लस नीत का क्या लिखा है आपने, परिणीत। परि प्लस मान में देखिए न की स्थिति बाद में आ गई है, तो शब्द क्या हो जाएगा, परिमाण। अनु प्लस स्थान का क्या हो जाएगा। अब आप देखिए कि प्रथम आवर्ती में यहाँ पर स और थ दो वर्ण आए हैं और द्वितीय आवर्ती में आप देखते हैं कि न भी आया है।
आवृत्ति का मतलब हम यूँ समझते हैं कि इनमें से जो वर्ण हैं, इनमें से एक स्वर के साथ में अधिकतम कितने वर्णों का उच्चारण होता है, एक का होता है या दो का होता है, सामान्यतः एक का होता है, विशेष रूप से दो का होता है, तो दोनों वर्ण आपस में बदल जाते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर पहले स आया है और बाद में क्या आया है, थ आया है। तो आप देख सकते हैं कि स अनु तो यथावत रहेगा क्योंकि अनु में उ आ गया है, आप देख सकते हैं, इसलिए स का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। बाद में जो थ है, थ का क्या हो जाएगा, ठ होकर आ की मात्रा के साथ शब्द क्या बन जाएगा, अनुष्ठान शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार प्रति प्लस स्थान का क्या हो जाएगा, इसका शब्द बन जाएगा प्रतिष्ठान। क्या शब्द बन जाएगा, प्रतिष्ठान। और इसी प्रकार सु प्लस सेन का क्या हो जाएगा, तो इसका शब्द हो जाएगा सुषेण। ये शब्द एक ऐसा है जिसमें दोनों आवृत्तियों में परिवर्तन होता है। से का क्या हो जाएगा, शे, और न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस लिहाज से इस शब्द को आप क्या कह सकते हैं, एक अपवाद कह सकते हैं सुषेण को, क्योंकि इसमें स में भी परिवर्तन है। प्रथम आवृत्ति में जो वर्ण आया है उसमें भी बदलाव होता है और द्वितीय आवृत्ति में जो न है उसका भी न में रूपांतरण होता है। दूष प्लस न, इसका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसका अर्थ लिख देता हूँ दूषण। इसी प्रकार सु प्लस स्मित का रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा सुस्मित। क्या रूप हो जाएगा, सुस्मित। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ तक हमने व्यंजन संधि के जो 16 नियम हैं, इन 16 नियमों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूँ यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो आपके समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में व्यंजन संधि के ही जो आगे के और नियम है उन नियमों से आपका परिचय करवाऊंगा। तब तक आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मित्रों, आपकी कोई समस्या भी हो विषयगत जुड़ी हुई तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा दीजिएगा। चाणक्य क्लासेस और मैं दीपक सिखवाल आपकी हर समस्या को सुलझाने के लिए, जो कि हमारे विषयगत है, हर समस्या को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार।